मॉर्निंग क्लास, आवाज आ रही है? Am I audible? Yes, ma'am. Okay. So how are you all? Fine, ma'am. Okay. The total number of students are, how many students are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 11 है मैम। बाकी कहाँ है बेटा? आ रहे हैं मैम। आ जाओ जल्दी फटाफट से। पीछे बॉयज, बी सीटेड। ओके, सभी रेडी हो गए? Yes, मैम। ओके फाइन बेटा, माय नेम इज लक्ष्मी शर्मा एंड मैं आपको पढ़ाऊंगी अभी बॉटनी के कुछ चैप्टर जो आपको पेंडिंग थे ना, वो आपको मैं पढ़ा दूंगी। ठीक है? Yes, मैम। पहले आप मुझे बताओ, आपने द लिविंग वर्ल्ड पढ़ लिया? Yes, मैम। देन इसके अलावा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन डन? Yes, मैम। गुड जॉब। अब आपने प्लांट किंगडम नहीं पढ़ा है? No, मैम। स्टार्ट कर दे। Yes, मैम। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम? मैम बहुत दिन हो गए इससे पढ़े तो। अरे बेटा, एग्जाम आ जाएगा फिर पढ़ने बैठेंगे क्या हम उसको? कब मैम पढ़ने बैठेंगे उसको? अब पढ़ेंगे। अब पढ़ेंगे ना, अभी एक बार फटाफट से हमको रिवाइज कर लेना है, वरना हम लोग भूल जाएंगे ना एक बार, तो फिर तो भूल ही जाएंगे। एक बार अपने को घर जाकर के बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एक बार रिवाइज मार लेना। ठीक है? ताकि एक बार अगर लगता है ना कि कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, कुछ डाउट्स हैं, कुछ इश्यूज हैं जो हमको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो वो हम कर सकते हैं ना क्लियर आराम से। Yes, मैम। ठीक है? चलो प्लांट किंगडम स्टार्ट कर दूं आपके लिए आज, या आपसे कुछ पीछे के क्वेश्चंस पुट अप करूं पहले? मैम वीडियो लैग हो गया था अभी, एक बार वापस। अच्छा, क्लास में अभी मैं आपको प्लांट किंगडम चैप्टर स्टार्ट करूं, या थोड़ा सा पहले आपसे कुछ क्वेश्चंस पुट अप करके आपकी नॉलेज चेक करूं? क्वेश्चंस पुट अप करो। अच्छा बॉयज पीछे क्या कहते हो? डन। चलो स्टार्ट करते हैं। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन आपने पढ़ रखा है ना, तो पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? मैम ऑल एनिमल्स को या प्लांट्स को कैटेगराइज करना उनके। उनके। गुड जॉब, आगे बोलो। पीछे बॉयज ट्राई करो, गर्ल्स सभी ट्राई करो। व्हाट डू यू मीन बाय क्लासिफिकेशन? हम इतना सारा पढ़ने बैठ रहे हैं और हमको इतना सा क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा क्या? ट्राई ट्राई ट्राई। गुड गुड गुड। बॉयज को बोला है। बॉयज को भी गर्ल्स को भी, जो जिसको भी आंसर आ रहा है रेज योर हैंड एंड देन गिव योर आंसर। क्लासिफिकेशन क्या है बेटा? मैम उनको क्लासिफाइड करते हैं उनके कैरेक्टर्स को देख के। किसको क्लासिफाई करना है और किस बेसिस पे क्लासिफाई करना है? किसको क्लासिफाई करना है हमको? प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स को। ऑर्गेनिज्म को किसकी बेसिस पे करते हैं हम क्लासिफाई? उनके कैरेक्टरिस्टिक्स है हुए उनके सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज की पे कि क्या क्या उनके अंदर सिमिलैरिटीज हैं। अगर उनके अंदर ज्यादा सिमिलैरिटीज हैं तो उनको एक ग्रुप में प्लेस कर देते हैं, है ना? अगर डिसिमिलैरिटीज हैं तो अलग ग्रुप में प्लेस कर देते हैं। अब इसके लिए हम जो ग्रुप्स बनाते हैं, उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं? अगर हमको सिस्टमेटिक तरीके से हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करते हैं, तो उसको हम डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में या कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं ना, आपको पता होगा ये बात। अब मुझे बताओ उन ग्रुप्स को हम क्या कहते हैं, जल्दी बताओ। किंगडम्स। किंगडम नहीं बेटा, उन ग्रुप्स को क्या कहते हैं? पीछे आवाज आनी चाहिए मुझे। सर मैम कैसे ग्रुप्स? जैसे अगर मैंने बोला कि एक बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पर्टिकुलर सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, उनको मैंने बोल दिया कि उनको एक बड़े ग्रुप में प्लेस कर दो और उस ग्रुप का नाम कह दिया आपने किंगडम है। देन उसके बाद में आपने बोल दिया कि उसके अलावा और ग्रुप सिमिलैरिटी दिखा रहे हैं, तो इसको बोल दिया आपने फाइलम है। या अगर हम एनिमल का कर रहे होते हैं तो क्या टर्म देते हैं बेटा? प्लांट रीजन बोलते हैं अपन, है ना? एनिमल की केस में आपको फाइलम बोलना पड़ेगा। देन इसके अलावा आपको क्लास बोलते हैं। ठीक है?
इसके बाद क्या आएगा मुझे बताओ, ऑर्डर। सबको पता है? अच्छा, इसके बाद फैमिली। फैमिली। वेरी गुड। इसके बाद जीनस। फिर उसके बाद स्पीसीज। किसने कहा था अभी? स्पीसीज बोला ना किसी ने? नो चलो, मैम, जीनस आएगा, जीनस के बाद स्पीशीज। स्पीशीज आ गया। एक क्वेश्चन आपका इसी सिस्टम से बन जाता है, आपको पता है ना? सिंपल एक क्वेश्चन यहीं से आ जाता है कि इन ग्रुप्स को, पहला क्वेश्चन बनेगा इन सब ग्रुप्स को क्या कहते हैं, ये कैटेगरी क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, इनको क्या कहते हैं? दीज आर नोन एज टैक्सोन। क्या कहते हैं इनको? टैक्सोन। टैक्सोन। और इनका अरेंजमेंट करना ही क्या कहलाता है? हायरार्की। पता है हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, या इसके स्टेप्स क्या हैं, या इसके टैक्सोन्स क्या हैं? तो अगर आपको उनको लर्न करना होगा तो लर्न है या सिस्टमेटिक तरीके से, या ट्रिक बतानी है? लर्न है मैम, याद है मैम। लर्न है। चलो बहुत यस अच्छा। मैम। अब हम बात करेंगे आपका प्लांट किंगडम के रिगार्डिंग। तो अब यहीं से स्टार्ट करना है आपको। क्लासिफिकेशन में सिस्टम्स होते हैं, यानी जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं आप उनको सिमिलैरिटीज या डिसिमिलैरिटीज की बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हो ना, तो उसमें आपको कुछ सिस्टम्स का फॉलो करना होता है कि एक्चुअली क्या बहुत सारे क्लास सिस्टम्स दे दिए गए। तो सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया था ना, वो किस बेसिस पे दिया गया था? दैट वाज आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो नाम से क्लियर हो रहा है कि ये कैसा था? आर्टिफिशियल था। आर्टिफिशियल से मतलब क्या होता है कि ऑर्गेनिजम्स को सुपरफिशियल कैरेक्टर्स के बेसिस पे क्लासिफाई किया है। किसके बेसिस पे क्या है क्लासिफाई? सुपरफिशियल कैरेक्टर्स, यानी आपको डेप्थ में नहीं जाना है ऑर्गेनिजम्स के अंदर। आप ये देख रहे हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म लैंड पे रह रहा है तो उसको आपने क्या नाम दे देना है? टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म है। पानी के अंदर रह रहा है तो क्या नाम दे देंगे उसको? एक्वेटिक। एक्वेटिक बोलेंगे। पेड़ों पर रहते हैं कुछ ऑर्गेनिज्म, उनको अर्बोरियल कह देंगे या एरियल कह देंगे। तो ये जो आपने क्लासिफाई किया है, इसको किसके बेसिस पे किया है? केवल आपने उनके हैबिटेट के बेसिस पे कर दिया, यानी उसमें डेप्थ में नहीं गए। लेकिन अब ऐसा भी तो होता है कि आपके एक्वेटिक एनिमल्स के अंदर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें सिमिलैरिटीज ही नहीं होती है। लैंड पे रहने वाले ऑर्गेनिजम्स में भी सिमिलैरिटी नहीं होती है। जैसे हम बात करते हैं एलिफेंट के रिगार्डिंग, एलिफेंट भी आपको लैंड पे मिलेगा। इसके अलावा आपके अदर ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जो लोअर ऑर्गेनिज्म, जैसे अर्थवॉर्म वगैरह है, ये भी तो लैंड पर रहते हैं। क्या सिमिलरिटीज शो कर रहे हैं क्या दोनों के दोनों? नो मैम। क्या ये सिस्टम ठीक बैठेगा? नो मैम। रहेगा। यानी ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम था, ये किसके बेसिस पे? बेटा यहाँ पे हम प्लांट्स के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो प्लांट्स को क्लासिफाइड किया गया था उनके सुपरफिशियल कैरेक्टर्स के बेसिस पे, या हम कह सकते हैं किसके बेसिस पे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कि आपको प्लांट कैसा दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बहुत छोटा प्लांट दिखाई दे रहा है तो आप इसको हर्ब्स कह देते हो। थोड़ा सा बड़ा बुशी नेचर का दिखाई दे रहा है तो क्या कहोगे आप? इसको श्रब है। और बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है तो आप उसको देखते ही कह दोगे दिस इज अ ट्री। तो यानी आपने ट्री, श्रब एंड हर्ब्स की कैटेगरी में डिवाइड कर दिया केवल इन प्लांट्स को। लेकिन ये ठीक नहीं है, क्योंकि सारे हर्ब्स एक जैसे नहीं होते। बैम्बू क्या है? बैम्बू ट्री। ट्री है क्या? नहीं, बैम्बू हर्ब होता है। ठीक है, बैम्बू क्या होता है? हर्ब्स होते हैं बैम्बू। लेकिन लगता वो किस नेचर का है? लंबाई उसकी बहुत ज्यादा है, ट्री जैसा दिखता है, लेकिन है क्या वो एक्चुअली? हर्ब। हब। ठीक है। तो यानी क्या आपकी सिमिलरिटीज के बेसिस, इसको हम दे सकते हैं कि हाइट के बेसिस पे इसको क्लासिफाई करना ठीक है? बिल्कुल नहीं है। सेकेंडली, ये क्लासिफिकेशन किस किसने प्रपोज किया था? दिस वाज प्रपोज बाय एरिस्टोल। एरिस्टोटल। एरिस्टोटल नहीं, एरिस्टोल। क्या है ये? एरिस एरिस्टोल। ये कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, टोटल करने बैठेंगे। ठीक है, क्या बोलोगे इनको आप? एरिस्टोल। है ना? सबके चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए बच्चा। लाइफ में कुछ भी हो नहीं हो, चेहरे पे क्या होनी चाहिए? मस्त स्माइल होनी चाहिए। पढ़ाई खुल के दिल से करनी चाहिए। नहीं मन हो रहा है उठ के चले जाओ, लेकिन जब भी पढ़ने बैठो मन से पढ़ो। ठीक है ना? सबके चेहरे पे स्माइल है, सबको दिख रहा है ना मुझे? चलो बहुत बढ़िया। एरिस्टोल। ठीक है, कौन है ये? एरिस। एरिस्टोल। ये कौन है? थियोफेरेस्टस। थियोफ्रस्टस। ठीक है। एंड देन उसके बाद में है लिनियस। ठीक है, लिनियस का क्लासिफिकेशन। लिनियस ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया है किसके बेसिस पे? क्या बेटा? दैट वाज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स ऑर्गन्स।
प्लांट्स के अंदर सेक्स ऑर्गन्स की प्रेजेंस की वजह से, यानी फ्लावर की प्रेजेंस पे, जिनके अंदर फ्लावर प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है, या बन रहे हैं या हिडन फॉर्म में है कि नहीं, इसकी बेसिस पे उन्होंने क्लासिफाई किया था। इसीलिए लिनियस के क्लासिफिकेशन को क्या नाम देते हैं बेटा? दिस इज ऑल्सो नोन एज सेक्सुअल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन बनने के चांसेस यहाँ से दे रहे हैं आपको। हु प्रपोज्ड सेक्सुअल क्लासिफिकेशन? योर आंसर इज लीनियस। लिनियस। चलो, आप में से किसको पता है कि लिनियस की पूरा नाम क्या है? कार्लस लीनियस। कैरोलस लिनियस। वेरी नाइस, चलो बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं, ये बताइए मुझे, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम से आप एग्री कर पा रहे हो क्या? नो मैम। आप खुद ही एग्री नहीं कर पा रहे तो साइंटिस्ट कैसे एग्री करेंगे? यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम की कुछ डिमेरिट्स भी आई कि ऑर्गेनिजम्स उनकी सिमिलैरिटीज की बेसिस पे सेम ग्रुप में प्लेस नहीं किए गए थे। इसीलिए फिर एक नेक्स्ट क्लासिफिकेशन प्रपोज किया गया। कौन सा क्लासिफिकेशन था बेटा ये? दिस वाज नेचुरल क्लासिफिकेशन। नेचुरल क्लासिफिकेशन किसके बेसिस पे है बेटा? दिस इज बेस्ड ऑन morphological characters as well as anatomical, या फिर हम कह सकते हैं all other possible characters। लेकिन क्या नहीं था इसके अंदर? किसको नहीं रखता ये बेटा? फाइलोजेनी को। यानी इसके अंदर नेचुरल क्लासिफिकेशन में सारे करेक्टर्स इंक्लूड कर लिए गए, बस फाइलोजेनी इंक्लूड नहीं किया गया। क्या होता है फाइलोजेनी? फाइलोजेनी कोई बताएगा? यानी एंसेस्ट्री हम बात करते हैं ना, जैसे हम बात करते हैं अपने जो पूर्वजों की हिस्ट्री हम बात करते हैं, इवोल्यूशनरी अप्रोच की बात करते हैं कि इसका इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है, तो इन सबको हम किस में स्टडी करते हैं? फाइलोजेनी के अंदर। ठीक है, तो उन्होंने जो ये जो क्लासिफिकेशन दिया था, किसने प्रपोज किया था? प्रपोज बाय बेंथम एंड हुकर, है ना। इसका पूरा नाम याद नहीं करना, अगर हो जाए तो अच्छी बात, वरना आपको क्या लर्न करना है? इट वाज प्रपोज्ड बाय बेंथम एंड हुकर। ठीक है। मैम, हाँ, ग्रॉस मॉर्फोलॉजी और मॉर्फोलॉजी में क्या डिफरेंस है? ग्रॉस मॉर्फोलॉजी मतलब यहाँ पे है ओवरऑल मॉर्फोलॉजी की बात कर रहे हैं हम। उसके हैबिटेट वगैरह को भी लेकर चलेंगे, कहाँ पे ग्रो करते हैं, कुछ ज़ेरोफाइट्स होते हैं, कुछ हाइड्रोफाइट्स होते हैं, इन सबको भी देखेंगे। उनके बेसिस पे उनका एनाटॉमिकल कैरेक्टर्स भी देखेंगे, सब कुछ देखेंगे। बस क्या आपको यहाँ पर नहीं देखना है? फाइलोजेनी नहीं देखा। ठीक है। मैम, फिर जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था उसमें फाइलोजेनी देखते थे क्या हम? नहीं, उसमें तो फाइलोजेनी था ही नहीं, उसके अंदर मॉर्फोलॉजी भी उन्होंने नहीं लिया था, बस उन्होंने सुपरफिशियल कैरेक्टर ले लिया। फॉर एग्जांपल जैसे कोई फ्रूट देने वाले प्लांट्स होते हैं, उनको एक कैटेगरी में दे दिया, जिनमें फ्रूटिंग नहीं हो रहा है उनको अलग कैटेगरी बना दिया। तो ऐसे तो एल्गीज कहाँ जाएंगे फिर? वो तो फ्रूटिंग भी नहीं करते हैं, लेकिन वो अलग ट्री से भी मैच नहीं करते हैं, तो यानी वो तो पूरी तरह से फेल हो चुका था। उसके बाद में नेचुरल क्लासिफिकेशन आया, दैट वाज बेस्ड ऑन द ग्रॉस मॉर्फोलॉजी एंड ऑल अदर पॉसिबल कैरेक्टर्स एक्सेप्ट फाइलोजेनी। क्या नहीं है इसके अंदर? केवल फाइलोजेनी इंक्लूड नहीं कर पाया था, यानी ये इवोल्यूशनरी पर्पस को नहीं देखता है। ठीक है। इन्होंने क्या क्या दिया? जैसे मैं बात करती हूँ आपको, एनिमल्स के रिगार्डिंग भी ले सकते हैं इसमें, प्लांट्स के रिगार्डिंग भी यही क्लासिफिकेशन था, है ना। बस इसमें साइंटिस्ट का नाम चेंज हो जाता है। तो अगर मैं बात करती हूँ, जैसे इन्होंने देखा कि नंबर ऑफ सेल क्या है, नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं? 2 पार्ट्स, कौन कौन से? यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। बहुत बढ़िया, आपकी नॉलेज तो बहुत शानदार है बच्चा पार्टी। क्रैक करना है ना ये नीट को। यस मैम। समझ में आ रहा है ना? यस मैम। चलो, जब इन समझ में नहीं आए तो मुझे बताना। नंबर ऑफ सेल के बेसिस पे यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर हो गया, या फिर हम टाइप्स ऑफ न्यूक्लियस के बेसिस पे, न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है या नहीं है, नहीं है तो प्रोकैरियोट कह दो, है तो यूकैरियोट कह सकते हैं आप इसको। ठीक है, इसके बेसिस पे मतलब इसमें ये सारे कैरेक्टर्स इन्होंने यूज किए थे किसी भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए। तो ये सिस्टम चला, अच्छे से चल रहा था, बढ़िया, सब लोग मान रहे थे इसका कहना। लेकिन इन्होंने जब प्लांट्स को क्लासिफाई किया ना, तो इन्होंने गलती कहाँ कर दी? इन्होंने क्लासिफाई करने के लिए पहले यूज किया था डाइकॉट, फिर यूज किया उसके बाद में जिम्नोस्पर्म, और फिर आ गया था मोनोकॉट। अब यहाँ पे फाइलोजेनी फॉलो नहीं हो रही है, क्योंकि हमको पता है जिम्नोस्पर्म पहले ओरिजिनेट हुए थे,
उसके बाद में फिर एंजियोस्पर्म्स आए थे जिसके अंदर मोनोकॉट एंड डाइकॉट आप पढ़ते हो। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या ये फाइलोजेनी को फॉलो कर पा रहा है, डाइकॉट के बाद में मोनोकॉट और इन दोनों के बीच में ये जिम्नोस्पर्म क्या कर रहा है। ठीक है, यानी ये तो करेक्टर सेम प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, इसी वजह से ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम फेल हो गया। आया समझ में? यस मैम। तो क्या इसका डिमेरिट क्या था नेचुरल क्लासिफिकेशन का, सब कुछ तो बच्चा चल रहा था। तो मेरिट में तो समझ में आ जाता है कि उन्होंने ओवरऑल मॉर्फोलॉजी ले लिया, एनाटॉमी ले लिया, लेकिन डिमेरिट क्या था? फाइलोजेनी। फाइलोजेनी नहीं इंक्लूड किया। इसके अलावा उन्होंने डाइकॉट और मोनोकॉट के बीच में किसको प्लेस कर दिया? जिम्नोस्पर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रपोज नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम? बेंथम एंड हुकर। गुड जॉब। अब आगे बात करते हैं, यहीं तक आपको लर्न होता जाएगा हाथों हाथ है ना, आपको घर जाके बस एक बार रिवाइज अप करना है, देन आपका चैप्टर खत्म। चलो, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन नाम से क्लियर हो रहा है कि अभी हम जिसको पढ़ के आए थे ना, वो उसको जो उसकी डिमेरिट्स थी उसको कंप्लीट करने के लिए आ गया ये। अब बताओ मुझे किसके बेसिस पे रहा होगा ये क्लासिफिकेशन? बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। बेसिस ऑफ इवोल्यूशन, यानी यहाँ पे किसको फॉलो कर रहा है बेटा? ये इवोल्यूशनरी अप्रोच को फॉलो करता हुआ है, that were based on all possible characters along with the phylogeny। ठीक है, यानी यहाँ पे फाइलोजेनी को इंक्लूड किया गया था। एंड इसमें जो क्लासिफिकेशन दिया गया था, पहले दिया था आइक्लर का क्लासिफिकेशन और उसके बाद में दिया गया था ओसवाल्ड टिप्पो का क्लासिफिकेशन। आइक्लर ने क्लासिफाई किया ऑर्गेनिजम्स को, देन उसके बाद में ओसवाल्ड टिप्पो आए थे, उन्होंने ओवरऑल क्लासिफिकेशन दे दिया। यानी अगर मैं आपसे कहूँ हु प्रपोज द फर्स्ट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन, योर आइक्लर। आंसर आइक्लर। ठीक है, एंड हु प्रपोज द कंप्लीट फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन? ऑसवाल्ड टिप्पो। समझ में आ गया दोनों का डिफरेंस कि भाई इन्होंने फाइलोजेनी को इंक्लूड किया था, लेकिन कंप्लीटली फाइलोजेनी को ध्यान में रखते हुए कंप्लीट क्लासिफिकेशन किसने दिया था? ओसवाल्ड टिप्पो ने दिया था। क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट? यस मैम। अच्छा, अब आइक्लर ने किसमें क्लासिफाई किया था बेटा? अगर मैं बात करूं कि आइक्लर का क्लासिफिकेशन, तो आइक्लर ने ओवरऑल जितना भी प्लांट किंगडम है उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? ये आपने 9th में पढ़ा होगा शायद से। मैम हमने पढ़ा? 9th पढ़ी। 9th में पढ़ी? लॉकडाउन। मस्ती में निकाल दी है, लॉकडाउन में निकाल दी सारी 9th। यस। चलो, प्लांट किंगडम को ओवरऑल डिवाइड किया है बेटा इन्होंने 2 पार्ट्स के अंदर। एक तो कौन होते हैं? क्रिप्टोगैमी। और एक कैरियोगैमी। कैरियोगैमी ना बेटा, वो तो सेल डिवीजन की बात हो रही है ना। चलो, ये क्या है? क्रिप्टोगैमी। और दूसरे कौन से होते हैं? फेनेरोगैमी। ठीक है, क्रिप्टोगैमी, दूसरा कौन सा है? फेनेरोगैमी। क्रिप्ट मतलब क्या होता है? न्यूक्लियस। मतलब कॉन्सेप्ट हिला के बैठे पूरा है। क्रिप्ट मतलब न्यूक्लियस हो गए, कब से हो गए बेटा? आप ना ये पढ़ रहे हो, ये जो अभी आप मुझे आंसर दे रहे हो ना, वो सेल डिवीजन वाले पार्ट का आंसर दे रहे हो, और ये है वो वर्ड कैरियोगैमी एंड साइटोगैमी। कैरियो मीन्स होता है न्यूक्लियस और साइटो मीन्स होता है सेल, और गैमी यानी यहाँ पे हम बात कर रहे होते हैं फ्यूजन की, है ना। कैरियोकाइनेसिस यानी डिवीजन की बात कर रहे होते, दोनों का मिला के हलवा परोस दिया कि नहीं, उसका न्यूक्लियस उठा लो और यहाँ पे गैमी का गैमीट्स बना लो, अपने आप हो जाएगा। ऐसे नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे, क्रिप्ट का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा क्रिप्टो करेंसी। यस पीछे मैम। बॉयज, बेटा नीनी आ रही है क्या पीछे? ढंग से बैठो, आराम से सीधे बैठो। क्रिप्ट का मतलब क्या होता है बेटा? क्रिप्ट मतलब होता है हिडन। क्रिप्टो करेंसी बहुत सुना होगा आपने, यस मैम। हिडन करेंसी, है ना। और यहाँ पे गैमी का मतलब क्या होता है? ये इसका मतलब होता है सेक्स ऑर्गन, यानी यहाँ पे सेक्स ऑर्गन किस फॉर्म में मिलेंगे आपको? हिडन फॉर्म में मिलेंगे। और फेनेरो वर्ड का मतलब होता है बेटा विजिबल। अगर आपको ये वर्ड का मतलब समझ में आ गया तो अपने आप इस वर्ड को डिफाइन कर पाएंगे। अगर आपने इस वर्ड को स्प्लिट करके समझ लिया तो फेनेरो का मतलब क्या होता है? विजिबल। अगेन गैमी का मतलब क्या लिख देंगे आप यहाँ पे? सेक्स ऑर्गन।
तो अब मैं अगर आपसे पूछूं क्रिप्टोगैमी में किस टाइप के प्लांट्स को रखा गया है, तो आपका आंसर सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं कि उन प्लांट्स को रखा गया है जिनमें सेक्स ऑर्गन्स हिडन फॉर्म में होते हैं। हाँ या ना? यस मैम। चलो, अब हिडन फॉर्म में होते हैं तो इसके अंदर हम इसको अगेन 3 डिविजन के अंदर डिवाइड कर देते हैं। कौन कौन से डिविजन हैं? पहला है थैलोफाइटा, इसके अलावा कोई और बताएगा क्या? थैलोफाइटा के ब्रायोफाइटा, वेरी गुड। और टेरिडोफाइटा। अरे क्या बात है, टेरिडोफाइटा। फाइटा का मतलब जहां भी आएगा क्या हो जाएगा? प्लांट। फ्लावर। चलो बहुत बढ़िया। अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे ना, तब इनके स्प्लिट करके बता देंगे। फिनरोगैमी को अगेन 2 पार्ट में डिवाइड किया गया बेटा इसके अंदर। जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अरे वाह, बॉयज की आवाज आ गई भाई, पढ़ने लग गया बच्चा। ठीक है, यस मैम। तो क्या ये क्लासिफिकेशन रखना पड़ेगा कि आइक्लर ने कितने डिविजन्स बनाए थे ओवरऑल? अगर मैं क्वेश्चन पुट अप करूं तो आपसे, 2। हाउ मेनी डिविजन्स? डिविजन्स, डिवीजन ये बेटा, वो तो अच्छा, सबके 5 डिवीजन। 5 डिविजन्स में क्लासिफाई किया गया था। कौन कौन से थे? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। और इस एंजियोस्पर्म को अगेन 2 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी थी? डाइकॉट एंड मोनोकॉट। मोनोकॉट। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बच्चा पढ़ने लग गया। चले आगे। यस मैम। चलो बहुत बढ़िया। अब हमारे पास में कुछ टर्म्स आ जाते हैं। पहले साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे, कीमोटैक्सोनॉमी। अब मुझे टैक्सोनॉमी का मीनिंग समझा दो तो मैं आपको साइटोटैक्सोनॉमी का मीनिंग समझा दूंगी। चलो भाई, रेज योर हैंड, कौन बताने वाला है मुझे टैक्सोनॉमी वर्ड का मीनिंग? क्या होता है टैक्सोनॉमी? हाउ विल यू डिफाइन दिस टर्म? अगर हमको डेफिनेशन लिखने के लिए आ जाए तो कैसे डिफाइन करोगे? एग्जैक्ट स्टडी। एग्जैक्ट की जरूरत नहीं है, आप तो बना के लिख सकते हो, बस मुझे बताओ टैक्सोनॉमी क्या है। आपसे क्लास में भी कोई पूछ ले, घर जाकर कुछ पूछ ले कि भाई आज हम प्लांट किंगडम पढ़ के आए हैं तो टैक्सोनॉमी वर्ड आया होगा, टैक्सोनॉमी क्या होता है? बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लिया, टैक्सोनॉमी नहीं पता। जल्दी बोलो पीछे बॉयज, जल्दी। अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूं कि हम अगर किसी भी वर्ड का मीनिंग निकालना चाहें बायो में, स्प्लिट करके निकाल दें, तो क्या हम इनको तोड़ दें क्या? 2 वर्ड्स टूट गए हमारे पास में, टेक्सो अलग हो गया, नोमो अलग हो गया। ठीक है, चलो टेक्सो का मतलब क्या होता है बेटा? अच्छा। अरेंजमेंट। नोमी मतलब होता है लॉ, यानी कुछ लॉज दिए गए हैं, किसी ने कुछ लॉ बना दिए, कुछ रूल्स बना दिए। अब उन रूल्स के अकॉर्डिंग आपको ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स में अरेंज करना ही क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी कहलाता है। याद है ना आपको, जैसे ह्यूमन का बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, साइंटिफिक नेम क्या है आपका? होमोसेपियंस। किसने कह दिया भाई होमोसेपियंस है? आप तो कहोगे कि नहीं मेरा तो नाम ये है। होमोसेपियंस क्यों कह रहे हो भाई मेरे को? कहते बायोलॉजी। हैं। तो ये इतना डरावना नाम रखने की जरूरत कहाँ आ रही है? सिंपल सिंपल नाम घर वालों ने रखे ही हैं, हमारे नेम भी रखे हैं, सरनेम भी रखा है, लेकिन नहीं, हम तो अपना नेम सरनेम देंगे। तो ये नाम रखने की जरूरत कहाँ आ रही है? क्या होता है इसका मतलब? ये होता है कि आपको कुछ रूल्स दे दिए गए जिसमें आपके 2 नेम्स, 2 वर्ड्स के नेम होने चाहिए। पहला वर्ड आपका जीनस को रिप्रेजेंट करेगा, दूसरा वर्ड आपको स्पीसीज को करेगा। ये रूल्स पढ़े थे ना आपने नॉमेनक्लेचर वाले सिस्टम में। तो यस। यहाँ पे वही सेम चीज है कि भाई ये जो आपको अरेंजमेंट करना है ऑर्गेनिजम्स को, किसके बेसिस पे अरेंज करना है? बेस्ड अकॉर्डिंग टू दी लॉ। कुछ लॉ बना दिए गए हैं हर चीज के लिए। प्लांट्स के लिए अलग लॉ है, एनिमल्स के लिए अलग है, वायरस बैक्टीरिया सबके लिए अलग अलग लॉ बना दिए गए हैं।
अब अपने को उन लॉज को फॉलो करना है एंड अगर कोई नई स्पीशीज मिलती है तो उसको अरेंज कर देना है। समझ में आया? अब अगर मैं आपसे इसी बेसिस पे बोलूं, आपको अब ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होगा कि टैक्सोनॉमी क्या होता है। अब आप इसके बेसिस पे इस वर्ड की आराम से आप डेफिनेशन बना सकते हैं बिना इस कंटेंट को पढ़े। Yes, व्हाट ma'am. डू यू मीन बाय साइटोटैक्सोनॉमी? तो अगर आपको टैक्सोनॉमी वर्ड का मीनिंग समझ में आता है तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वर्ड लग गया है साइटो, और साइटो का मतलब क्या होता है बेटा? सेल। सेल यानी अब आपकी साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को अरेंज किया गया है, बट उनको अरेंज करने में जो बेसिस लिया गया है ना, वो बेस क्या है बेटा? दैट इज बेस्ड ऑन दी सम साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे कि क्रोमोसोम्स का नंबर कितना है, साइटोप्लाज्म कैसा है, इसका सेल की स्ट्रक्चर कैसी है, सेल पर सेल वॉल है कि नहीं है, ये सब इनकी इंफॉर्मेशन ले ली, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर रहे हैं तो ये टैक्सोनॉमी क्या कहलाएगी? Cytotaxonomy. आया समझ में? नहीं आया? Yes, ma'am. कॉन्सेप्ट क्लियर बनता है कि नहीं बनता है? स्माइल तो बनती है, कॉन्सेप्ट क्लियर होते ही एक स्माइल बन जानी चाहिए। चलो आगे बात करते हैं। दूसरी टेक्सोनॉमी, इसका मीनिंग मुझे अपने आप बता दो। कौन Yes. कौन बताओ, कौन कौन? रेज हैंड, बस अपने रेज कर देना हैंड कि अपने आप इस वर्ड को समझते ही आराम से बता सकते हैं कि हमको इसको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पीछे वॉइस नहीं समझ में आया बेटा? कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? क्या होता है कीमोटैक्सोनॉमी? पीछे से बॉयज आवाज लगाओ फटाफट से, आंसर दो बेटा। मैम कीमो का मतलब नहीं पता। कीमो का मतलब केमिकल्स होता है बेटा। कीमोथेरेपी, केमिकल्स की थेरेपी। कीमो मतलब केमिकल्स। केमिकल्स जैसे अगर मैं बात करती हूँ कि इसके अंदर ये डीएनए प्रेजेंट है कि नहीं है, या इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट ये वाला है, या इसके अंदर ये वाला कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, इसकी सेल वॉल इसकी बनी हुई है, ये सब क्या है? केमिकल्स है। तो अभी मैं अगर इसमें अरेंजमेंट करूं और किसके बेसिस पे करूं? केमिकल। केमिकल के बेस पे। तो यही क्या कहलाएगा? कीमोटैक्सोनॉमी। Chemotaxonomy. अब इसमें एक टैक्सोनॉमी और है आपके लिए, और इसका मतलब मुझे कौन बताएगा? बताओ। मैम ये एक डाटा बैंक होता है जिसके अंदर जो ऑब्जर्वेबल नंबर होते हैं उनको चेक किया जाता है। हाँ, एनसीईआरटी ने ऐसे ही लिख रखा हाँ यस मैम। है। बेटा अपने को रटना नहीं है, अपने को रटना नहीं, समझना पता था है ना? मुझे। ये तो हम लोग एनसीईआरटी देख के बता सकते हैं आराम से, लेकिन अगर मेरे को ये वर्ड दिख जाए कहीं भी और मैं उसको बुक खोलने का टाइम नहीं मिले, नोट्स खोलने का टाइम नहीं मिले, तो अपना दिमाग खोल के कैसे बताऊं उसको? न्यूमेरिकल का मतलब पता है कि भाई हमको किसका यूज करना है? अरिथमेटिक का इस्तेमाल करना है, स्टैटिस्टिक्स डाटा का इस्तेमाल करना है, जो आपने पढ़ते ना हिस्टोग्राम्स वगैरह मैथ्स में पढ़े होंगे आपने, ठीक है? वो डाटा इस्तेमाल करना है, और उसके बेसिस पे आपको क्या कर देना है? क्लासिफाई कर देना। समझ में आ गया? डाटा बैंक यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, बस आपको ओवरऑल ऑर्गेनिजम्स को किसके बेसिस पे आपको डिवाइड करना है या अरेंज करना है? ऑन द बेसिस ऑफ अरिथमेटिक या न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट। ठीक है कि हाँ भाई इसके इतने नंबर हैं यहाँ पे, या मैं इसको बात करूँ कि इसके अंदर इस तरह से ये जो आपके हिस्टोग्राम्स वगैरह बनते हैं, पाई चार्ट वगैरह बनते हैं, उसके बेसिस पे आप करते हैं इसको डिवाइड, तो कहलाएगा ये न्यूमेरिकल टेक्स्ट। आया समझ में? यस मैम। ठीक है आगे चले। यस मैम। चलो ये मैंने अभी अभी आपको बताई है, दिख रहा है ये इमेज आपको? प्लांट किंगडम है ये, ठीक है? इसके सब किंगडम्स क्रिप्टोगैमी एंड फिनेरोगैमी हो गया, उसके अंदर थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टाइडोफाइटा हो गया। ये ओसवाल्ड टिप्पो वाला है, मैंने आपको आइक्ला वाला बताया था। ओसवाल्ड टिप्पो ने इसको भी डिवाइड कर दिया था थैलोफाइटा को एल्गी एंड फंजाई में, इसलिए कहते हैं उसको कंप्लीट किया था। ठीक है, वो मैं आके आपको समझाएंगे अभी आगे वाले क्लासेस में। चलिए पहले बात करेंगे एल्गी की रिगार्डिंग, या मैं बात करते हैं कौन सा वाला फाइटा? Helophyta. वर्ड को तोड़ दिया जाए अपने आप मीनिंग निकल के आ जाएगा। फाइटा का मतलब क्या होता है? Plant. प्लांट। फैलो मतलब क्या होता है? Green. Algae. ना,
रेड कलर के भी होते हैं एल्गी, ब्राउन कलर के भी होते हैं एल्गी, येलो ओनली कलर एल्गी, एल्गी। ओनली एल्गी नहीं होता केवल इसके अंदर। मैंने अभी बताया ना, ओसवाल्ड टिप्पो ने फंगस को भी एल्गी के अंदर यहाँ पे थैलोफाइटा में इंक्लूड किया था उन्होंने। थैलो का मतलब होता है, थैलस। अरे वाह, क्या होता है? थैलस। अब ये थैलस क्या होता है? रुक गई गाड़ी? हाँ, आगे नहीं आ रहा, बस इतना ही आता है। एनसीईआरटी इतना ही देती है, बस इसके आगे देती ही नहीं है बिल्कुल भी। चलो, थैलस का मतलब क्या होता है? जिसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएशन नहीं होता है। जैसे आप किसी प्लांट, आपके सामने कोई प्लांट रख दिया जाए और मैं आपसे कहूँ कि भाई ये वाला जो इसका पार्ट है ना, ये इसकी रूट्स है, ये इसका लीव्स वाला पार्ट हो गया है, और ये इसका स्टेम है, ये वाला पार्ट इसमें ग्रीन कलर का जो होता है, तो आप मान लोगे क्या? मैंने इसको बोला है कि भाई ये रूट है, ये लीव्स है, ये स्टेम है, तो क्या एग्री करोगे? नो मैम। बिल्कुल नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है दिस एरियल पार्ट इज नोन एज शूट, स्टेम। स्टेम या शूट, और ये क्या है इसका? रूट। अंडरग्राउंड पार्ट होता है, रूट होता है। ग्रीनिश कलर के यहाँ पे जो फ्लैट स्ट्रक्चर्स होती हैं उनको क्या कहते हैं? आप लीव्स कहते हैं, तो हमको पता है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ स्ट्रक्चर दिखे और आपसे कहें कि भाई ये जो पार्ट है ना, ये पूरा ओवरऑल ग्रीन कलर का है, फोटोसिंथेसिस भी करता है, तो क्या ये इसमें कहीं भी आपको रूट, स्टेम, लीव दिखाई देगा? नो जैसे मैम। आप देखते होंगे बारिश होती है ना, तो छत पर काई जम जाती है, ग्रीनिश कलर की एक लेयर जम जाती है, और जैसे जैसे धूप निकलती जाती है वो ग्रीन कलर से ब्लैकिश कलर में आ जाती है, ब्लैक ब्लैक कलर की लेयर होने लग जाती है। नोटिस किया होगा यस मैम। कभी? तो उसको हम कहते हैं काई जम गई, है ना? और बहुत ज्यादा स्लिपरी भी नेचर की होती है वो। तो क्या आप उस ग्रीनिश कलर के पार्ट को देख करके उसको आइडेंटिफाई कर पाओगे कि उसकी रूट्स कहाँ से निकल रही हैं, उसका स्टेम वाला कंटेंट कहाँ है, या उसकी लीव्स क्या है? बस आपको एक ग्रीन कलर की बॉडी दिखती है, बस वो यही होता है। आप घर में देखते हो, यस मैम। तो ऐसी बॉडी को क्या कहते हैं आप? थैलोइड बॉडी। थैलस। ठीक है, यानी थैलस किसे कहते हैं या थैलोइड बॉडी किसे कहते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएशन नहीं होता है, उसको कहते हैं आप थैलोइड बॉडी। आया समझ में? यस मैम। क्लियर है? चलो आगे बात करते हैं। यानी थैलोफाइटा के अंदर कैसे प्लांट्स को प्लेस किया गया है? जिनमें ना तो रूट डेवलप है, ना शूट डेवलप है, ना ही इसकी लीव्स क्लियरली विजिबल है। बस आपको इतना दिख रहा है कि हाँ वो ग्रीनिश कलर की एक बॉडी है जो कि फोटोसिंथेसिस करती है। आया क्लियर? चलो आगे Yes, बात करेंगे। आपकी एल्गी जो होते हैं क्या होते हैं जनरली? तो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या होता है कि दीज आर क्लोरोफिल बियरिंग बॉडीज, यानी इनके अंदर क्लोरोफिल तो होगा ही, चाहे आप रेड एल्गी की बात करो, ब्राउन की बात करो, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लियर? ऐसा यस नहीं मैम। है कि रेड कलर की एल्गी है उसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, उसके अंदर भी क्लोरोफिल होता है। बस इतना अंतर होता है कि उसमें रेड कलर पिगमेंट जो होता है वो ज्यादा होता है, क्लोरोफिल कंटेंट कम होता है, जिसकी वजह से वो रेड कलर दिख रही होती है। जो ब्राउन कलर की एल्गीज होती है उनमें ब्राउन कलर वाला पिगमेंट ज्यादा होगा, बाकी के जो ग्रीन कलर जो क्लोरोफिल होता है वो कंटेंट उसका थोड़ा कम होता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस तो डेफिनेटली करेगी। ये समझ में आ गया? यानी क्लोरोफिल बियरिंग तो डेफिनेटली होते ही हैं। इनकी बॉडी कैसी होती है? थैलोइड बॉडी होती है, यानी थैलस जैसी होती है। बेटा इसको क्या नींद नहीं आ गई क्या दोनों को? पता है दोनों को? उठो, घर जाके सो के आना। चलो नेक्स्ट क्या है? ऑटोट्रॉफिक नेचर के होते हैं। कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉपिक। चलो ये जो दोनों सो रहे हैं ना, यही मुझे आंसर देंगे। इनका नाम क्या है दोनों का? पहले नाम बताओ बेटा। यस मैम। नेम हम सो बोलो। नहीं रहे थे। और क्या कर रहे थे? हेड डाउन? नहीं नहीं, आंखें दर्द हो रही थी लाइट की वजह से। ओके, तो ऐसा करा करो, एक छोटा सा कॉटन लेना, उसको पानी में डिप करना और टाइम टाइम पे आंखों पे लगा लेना। इससे आंखें भी दर्द नहीं होगी और इस पैक से भी अवॉइड कर जाओगे। ठीक है, अभी आप ओके पढ़ाई मैम। करते हो ना तो दिक्कत आती है। चलो मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय ऑटोट्रॉफ्स? मैम जो सेल्फ क्या कहते हैं, सेल्फ, जो सेल्फ फूड अपने लिए, वो क्या कहते हैं, नाम नहीं आ रहा।
सेल्फ डिपेंड रहते हैं अपने ऊपर ही, उस जो फूड को क्या कहूँ मैं, क्या कहो, जो मर्जी है वो कह दो। ऑटोट्रॉफी की तो। ऑटोट्रॉफ तो बहुत सिंपल सा टर्म है बेटा, ऑटोट्रॉफ। हाँ, जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, आप डिपेंड तो रहते सेल्फ हैं। डिपेंडेंट हो ना, हाँ, नहीं, नो क्या मैम, तो किस पे डिपेंड करते हो? नो मैम, वी आर हेटरोट्रॉपिक्स। कैसे हो आप हेटरोट्रॉफ्स, किस पे डिपेंड करते हो आप? वी डिपेंड्स ऑन प्लांट्स, एंड बिकॉज फीड बाय प्लांट्स। ओके, तो यानी ऑटोट्रॉफ क्या होता है? ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, ट्रॉफ यानी फूड, जो खुद का फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, दैट आर नोन एज ऑटोट्रॉफ। ओके, जनरली ये जो एल्गीज होते हैं बेटा कैसे होते हैं नेचर में? देज आर मेनली एक्वेटिक होते हैं। हो सकता है ये कैसे हो, फ्रेश वाटर वाले एक्वेटिक हो या फिर मेराइन वाटर की भी हो सकते हैं, यानी होते तो एक्वेटिक है, मेनली एक्वेटिक है। क्यों? क्योंकि इनके पास में रूट्स नहीं है। रूट्स नहीं है तो इनको वाटर में तो रहना ही पड़ेगा, पानी कहाँ से मिलेगा इनको, इसीलिए मेनली कैसे होते हैं बेटा, ये एक्वेटिक नेचर के होते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जो होता है वो कहाँ मिलेगा इनका? अगेन क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है। क्लोरोफिल ए इज द यूनिवर्सल पिगमेंट, यानी जितने भी एल्गीज हैं, चाहे रेड हो या फिर आपका येलो सॉरी ब्राउन कलर का हो, उन सभी में कौन सा वाला क्लोरोफिल मिलने वाला है? क्लोरोफिल ए। ए यूनिवर्सल होता है, बाकी सब बी सी डी ई जो होते हैं ये सब इनके अंदर होते हैं, लेकिन अलग अलग एल्गी में अलग अलग टाइप का होगा, जो अभी आगे पढ़ेंगे हम। नेक्स्टली क्या होता है बेटा, ये कहाँ मिल सकते हैं? दे अकर इन अ वेराइटी ऑफ अदर हैबिटेट। जैसे हम बात करते हैं कुछ मॉइस्ट स्टोन्स में मिलेंगे, यानी पत्थरों के ऊपर भी आप देखते हो काई जम जाती है, लेकिन कैसे पत्थरों पे? हमेशा बेटा गीले पत्थरों पे होता है ना, आपने देखा होगा कभी कभी जाते हैं तो यहाँ पे जैसे घर होते हैं, घरों के ऊपर भी जम जाती है काइयां। कब जमेगी? जब वो मॉइस्ट होंगे तब, ड्राई पे कभी नहीं जमती। ठीक है, या फिर मॉइस्ट सॉइल पे या वुड के ऊपर ये प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा कुछ एल्गी सिम्बायोसिस तो करते हैं। सिम्बायोसिस क्या होता है? रिलेशनशिप। कैसा? म्यूचुअल। कैसा होता है? म्यूचुअल, यानी जिसमें दोनों ही पार्टनर्स एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। जैसे एल्गी किसके साथ जुड़ जाता है बेटा? फंगस के साथ में कंबाइंड होके मिलता है, और इसको क्या कहते हैं आप? लाइकेन बन गया है। यानी एल्गी प्लस फंगस इज इक्वल टू लाइकेन। जिसमें एल्गल है यानी उसके अंदर ग्रीन कलर होगा, फोटोसिंथेसिस कर रहा होगा। फंगस के पास में फोटोसिंथेसिस करने के लिए होता ही नहीं है, इसीलिए फंगस क्या करता है बेटा? फंगस के पास में रूट्स होती हैं जो इसको वाटर अवेलेबल करा देगा और इसको शेड प्रोवाइड करेगा। इसके अलावा एल्गी इसको क्या देगा? फूड देगा, यानी दोनों के बीच में एक म्यूचुअल रिलेशनशिप बन जाएगा। इसी को क्या कहते हैं आप? सिम्बायोसिस। क्लियर है? मैम, हाँ बोलो। इसमें म्यूचुअल एसोसिएशन क्या होगा, एक बार वापस बताओ। म्यूचुअल का मतलब दोनों के बीच में, यानी फंगस और लाइकेन। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही को बेनिफिट हो, दूसरे को फायदा ही नहीं होता है, तो ऐसे भी रिलेशनशिप भी होते हैं, जिसको आप आगे इकोलॉजी वाले पार्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कैसा वाला रिलेशनशिप होता है? दैट इज म्यूचुअल, यानी दोनों को ही बेनिफिट होता है। एल्गी उसको फूड देगा तो बदले में क्या लेगा? उससे वाटर लेगा एंड शेड लेगा। फंगस उसको वाटर एंड शेड देगा तो बदले में उससे क्या लेगा? उससे मिलेगा उसको फूड प्रिपेयर किया हुआ, यानी दोनों को ही बेनिफिट हो रहा होगा। तो ऐसे रिलेशनशिप को आप क्या कहेंगे? सिम्बायोसिस। समझ में आ गया? और जो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस शो करते हैं उनको कहते हैं आप सिम्बायोन्ट्स। ठीक है, यस मैम। चलो आगे बात करते हैं हम आगे। देन इसके अलावा जो होता है, फॉर्म एंड साइज ऑफ एल्गी इज हाईली वेरिएबल, यानी वो डिपेंड करता है। कुछ एल्गी कॉलोनी बना के रहते हैं, कुछ सिंगल रहते हैं, कुछ ग्रुप में रहते हैं। तो डिपेंड करता है कि हर एल्गी का अलग अलग फॉर्म एंड साइज होता है। कुछ कॉलोनी बना के रहेंगे, इसके अलावा कुछ जो होते हैं वो फिलामेंटस फॉर्म में होते हैं। और इम्पोर्टेंट आपके लिए क्या होता है? आपको लर्न करना है इनके एग्जाम्पल। जैसे कॉलोनी बनाने वाले एल्गी का नाम बताइए, तो आपका आंसर क्या होगा? वॉल्वॉक्स। ठीक है, एंड इसके अलावा जो फिलामेंटस होता है उसका नाम क्या होगा आपके? आपको स्पाइरोगाइरा। यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। चलो बहुत बढ़िया, आगे देखते हैं। ये रहा मैम, आपका वॉल्वॉक्स। मैसिव बॉडीज क्या होता है? कंबाइंड बॉडी, मैसिव ग्रोथ यानी बहुत लार्ज अमाउंट में करने वाले, पूरा एक ग्रुप बना के रखने ना, गुच्छा सा बना के। उसको हम ठीक है, कॉलोनियल भी बोल सकते हैं।
हाँ, कॉलोनी टाइप को बना लेते थे वो, यानी वो कॉलोनी भी नहीं कह सकते, मतलब वो पूरा ही बंडल बना देते हैं। कॉलोनी में क्या क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल्स फिक्स रहती है। जैसे अगर ये वॉलवॉक्स है ना, तो इसकी कॉलोनी में नंबर ऑफ सेल्स फिक्स रहेंगी और एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज रहेंगी। लेकिन कुछ ऐसे प्लांट भी होते हैं, ऐसी एल्गीज भी होते हैं जो पूरी तरह से ग्रुप बना के रखती हैं, और वो जैसी कॉलोनी बनाते हैं उसको सीनोबियम कहते हैं। फिर उसको आप कॉलोनी नहीं कहते। ये आप हायर प्लांट में, हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो आप इसको इतना ही ध्यान रख लो कि वॉलवॉक्स क्या बनाता है बेटा, कॉलोनी बनाता है। यूलोथ्रिक आप देख रहे हैं फिलामेंटस होता है। स्पाइरोगायरा में और यूलोथ्रिक में अंतर यही होता है कि इसमें आपको ये इस तरह से दिख रहा होता है इसका क्लोरोप्लास्ट, और स्पाइरोगायरा के केस में आपको इस तरह से जिगजैग फॉर्म में दिखता है हमेशा। इसीलिए उसका नाम भी हो गया स्पाइरोगायरा, यानी उसका जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो स्पाइरल वे में अरेंज होता है, इसीलिए उसका नाम क्या हो गया, स्पाइरोगायरा। ठीक है। इसके अलावा कारा जो होता है वो हाईली एडवांस्ड होता है, जिसके अंदर नोड्स एंड इंटरनोड्स मिलते हैं। अब मुझे बताइए नोड्स किसे कहते हैं और इंटरनोड्स किसे कहते हैं? Yes, कौन ma'am. किसे कहते हैं बेटा नोड? क्या चीज? नोड्स किसे कहते हैं, इंटरनोड किसे कहते हैं? यस मैम। यस मैम, नहीं किसे कहते हैं? हाँ बताओ बेटा, हैंड रेस क्या हुआ है? जहाँ से लीफ अराइज होती है वहां उसे नोड बोलते हैं, और दो नोड के बीच का स्पेस इंटरनोड होता है। वेरी नाइस, चलिए। यानी जहां से ब्रांचेस निकलती हैं या लीव्स निकलती हैं वो पार्ट कहलाते हैं नोड्स, एंड दो नोड्स के बीच की डिस्टेंस को कहलाएगी इंटरनोड। चलो अब बात करते हैं रिप्रोडक्शन के रिगार्डिंग कि एल्गीज में रिप्रोडक्शन कैसा होता है। जनरली एल्गीज के अंदर बात करते हैं तो बेटा हम एक नॉर्मल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, तो रिप्रोडक्शन कितने टाइप का होता है पहले ये बताओ। 2 टाइप्स। कौन कौन सा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हाँ, और अगर हम प्लांट्स की केस में बात करते हैं तो यहाँ पे एक टर्म और आ जाती है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन भी आ जाती है। तो अगर प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा होता है तो उसको हम कह देते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। तो जनरली एल्गीज भी यही तीनों टाइप की रिप्रोडक्शन फॉलो करेगा, यानी ये वेजिटेटिव वाला भी करेगा, एसेक्सुअल भी करेगा, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है इसके अंदर। अब बात करते हैं कौन सा किसके थ्रू होता है, क्योंकि हमको सिर्फ यहाँ से कॉमन कॉमन पॉइंट्स को लेके चल रहा है, ओवरऑल को रटना नहीं है ना, इतना दिमाग के अंदर में स्टोरेज नहीं फिल करना है। वेजिटेटिव का मतलब क्या होता है, जो वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है। एल्गी कहाँ रहते हैं, इनका लोकेशन मैंने बताया था, इनका हैबिटेट कैसा होता है जनरली, एक्वेटिक। एक्वेटिक, यानी ये जनरली क्या होता है पानी के अंदर रहते हैं, पानी में लहरें आती हैं, लहरें आते हैं क्या होता है कि दोनों आपस में ये जो एल्गीज होते हैं वो टकराएंगे, किसी भी लहर से या किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराती टूट जाते हैं, और जो भी इनका फ्रेगमेंट बनता है वही फ्रेगमेंट डेवलप होके नया एल्गी का फॉर्मेशन कर लेता है। तो ये जो मेथड होता है रिप्रोडक्शन का वो कौन सा होता है, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, यही पढ़ते हैं ना हम इसके अंदर कि फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है बेटा, फ्रेगमेंट टूट के नया पार्ट डेवलप कर देता है, नया थैलस डेवलप कर देता फ्रेगमेंट बनेगा इसके अंदर, ये पानी के अंदर रहते हैं, लहरें आएंगी टकराएंगी, देन फ्रेगमेंट बनेंगे और वही फ्रेगमेंट्स ग्रो करके एक नया एल्गी तैयार कर लेंगे। जो आपने रिप्रोडक्शन चैप्टर में भी आप पढ़ते हैं फ्रेगमेंटेशन, और इसका एग्जाम्पल लिखते हैं आप स्पाइरोगायरा। ठीक है, यानी एल्गीज के अंदर रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन वे से होता है। क्लियर है? है। यस मैम। नेक्स्ट आता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल का मतलब होता है कि इसके अंदर सेक्स ऑर्गन्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो यहाँ पे दो तरह के स्पोर्स बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सा वाला एल्गी है। पहला स्पोर कौन सा होता है बेटा, जू स्पोर होता है, और जो दूसरा स्पोर होता है वो होता है एप्लेनोस्पोर। जू का मतलब क्या होता है, मोटाइल, है ना, जो चल सकता है, और एप्लेनोस्पोर का मतलब क्या होता है, जो कि नॉन मोटाइल होता है। अब मुझे बताएं कि जो मोटाइल स्पोर है क्या उसमें फ्लैजेला होगा? यस मैम। तो यानी जो कुछ एल्गीज होते हैं वो कौन से वाले स्पोर से रिप्रोडक्शन करते हैं, जू स्पोर से। ये स्पोर्स इनके अंदर बनते हैं एंड देन झड़ेंगे गिरेंगे, और जहां गिरते हैं वहीं से एक नया एल्गी तैयार कर लेंगे। तो ये जो अगर इनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो उन स्पोर्स को कह देंगे आप जू स्पोर, और अगर फ्लैजेला नहीं प्रेजेंट होता है तो उन स्पोर्स को क्या कहेंगे आप, एप्लेनोस्पोर। समझ में आ गया? यानी या तो वो एप्लेनोस्पोर से कर सकते हैं या फिर वो जू स्पोर से कर सकते हैं। क्लियर? मैम, बोलो।
ब्रू स्पोर से रिप्रोडक्शन कैसे होता है? फ्लैजिला टूट के गिर जाता है, उससे नया एल्गी बनता है। फ्लैजिला तो लोकोमोशन कराएगा बेटा, वो तो टूट के गिरने से कोई सेंस ही नहीं बन रहा उसका। अगर जैसे मान के चलिए ये एक एल्गी है, ठीक है, ये मान के चलो कि ये वाला छोटा सा मैंने एक पार्ट बना दिया स्पाइरो वगैरह का। स्पाइरो वगैरह बस आपको एग्जांपल दे रही हूँ, लेकिन उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है, ध्यान रखने, बस कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि इसमें सबसे पहले एक स्पोरेंजियम बनेगा। स्पोरेंजियम यानी स्पोर केस, जिसके अंदर स्पोर बनते हैं, ठीक है, और उसके अंदर ये स्पोर्स बन जाएंगे। और अगर मैंने बोला कि नहीं ये तो जूई स्पोर बनाने हैं अपने को, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे फ्लैजेला लगा देती हूँ। अब स्पोरेंजियम फट जाएगी एंड ये जो स्पोर्स होते हैं ये बाहर निकल जाएंगे, ठीक है, बाहर निकलेंगे, गिरेंगे, और किसी भी मान लो मीडियम में गिर गए, जैसे मान लीजिए ये इनके पास में फ्लैजेला प्रेजेंट है तो खुद से मूवमेंट कर सकते हैं आराम से, तो वो इधर उधर मूवमेंट करेंगे, जैसे पानी के अंदर गिर गए तो पानी के अंदर मूव करते हुए एक सबस्टेशन से जाकर चिपक जाएंगे, देन वहां पे एक नया थैलस बना लेंगे ग्रो करते ही। या फिर अगर मान के चले ये नॉन मोटाइल है, एप्लानोस्पोर्स है, तो ये पानी के अंदर गिरेंगे और पानी की लहरें ही इसको लेकर जाएंगी, तो ही अपने किसी किनारे पे जाके चिपक गए तो ठीक, नहीं गए तो फिर बेकार हो जाएंगे। तो ये इस तरह से दो टाइप के इसके अंदर स्पोर्ट्स बनेंगे, समझ में आया? यस मैम। स्पोर्ट्स में कहीं भी आपने ऑर्गन्स का इस्तेमाल नहीं करना, कोई गैमीट नहीं बनाना, कोई माइटोसिस मियोसिस नहीं करना, बस स्पोर्ट्स बने, बन के गिर गए, गिर के वापस से एक नया थैलस बना दिया, तो क्या कहलाएगा? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और अगर स्पोर्ट बने देन उसमें मियोसिस हुआ कि माइटोसिस हुआ कि गैमीट बने देन फ्यूजन हुआ, तो क्या कहलाएगा? फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाएगा। आया समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बेटा? यस मैम। चलो तो स्माइल बनती है। चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर लें। टाइम क्या हो गया? होने वाली है आपकी क्लास 12:30 तक है ना आपकी क्लास? यस मैम। अभी तो है टाइम। बोर तो नहीं हो रहे ना? नो मैम। ओके भी क्या कर लोगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही। बोलो बोलो। चलो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं ना। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा? जनरली अगर हम बात करें कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसे कहते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा कि किसका फ्यूजन होता है यहाँ पे बेटा? फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, है ना। गैमीट्स का फ्यूजन होना तो बनता है, यहाँ पे गैमीट्स बनाने पड़ेंगे, इसका मतलब पहले स्पोर बनते हैं पहले, तो फिर उनसे गैमीट्स का बनवाना पड़ेगा, फिर उन गैमीट्स को आपको फ्यूज करवाना पड़ेगा, मेल गैमीट को फीमेल गैमीट के साथ फ्यूजन होता है, देन जायगोट बनता है। यही तो पढ़ते आए हैं अभी तक रिप्रोडक्शन में, आपने यही तो पढ़ा है। यस मैम। चलिए अब इसके अंदर जो गैमीट्स बनते हैं जनरली तीन टाइप के बनते हैं। पहला टाइप कौन सा होता है बेटा? पहला होता है यहाँ पे आइसोगैमी। दूसरा होता है एनाइसोगैमी। और अगर आपने ये वर्ड स्प्लिट करने की टेक्निक सीख ली तो ये वर्ड भी आपको इजी लगने लग जाएंगे अभी तक के। ऊगैमी, ठीक है, या फिर इसको आइसोगैमी, प्रोसीजर का नाम हो जाएगा आइसोगैमी, एनाइसोगैमी, ऊगैमी, ठीक है। अगर मैं बात करूं इसकी प्रोसीजर के रिगार्डिंग, इस प्रोसेस को क्या कहेंगे जिसमें आइसोगैमी, गैमी, गैमी का मतलब होता है फ्यूजन, और गैमीट का मतलब नॉर्मल गैमीट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। गैमी जहां भी आ जाए इसका मतलब क्या होता है? फ्यूजन। फ्यूजन। और आइसो का मतलब क्या होता है बेटा? सेम। इक्वल, यानी फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का, लेकिन गैमीट्स कैसे हैं? वो सारे इक्वल है, एक ही जैसे दिखने वाले हैं। तो अगर मैंने बोला कि ये एक मेल गैमीट है और ये एक फीमेल गैमीट है, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर मैंने कहा कि ये मोटाइल है कि नॉन मोटाइल है, पहले बताओ। नॉन मोटाइल। क्यों? क्योंकि क्या नहीं है इनके पास में? फ्लैजेला नहीं है, ठीक है। और अगर मैंने आपसे कहा कि अब बताओ बेटा ये क्या है? मोटाइल। मोटाइल है, यानी या तो दोनों ही क्या हो? मोटाइल हो, या फिर दोनों ही नॉन मोटाइल हो, बट दोनों स्ट्रक्चरली कैसे होने चाहिए? सेम सेम होने चाहिए। ही चाहिए। और अगर इनका फ्यूजन होकर के बनेगा तो क्या कहलाएगा? ये आइसोगैमी आइसोगैमी। कहलाएगा। और ये गैमीट्स को क्या कहेंगे आप? आइसोगैमीट्स हैं। आया समझ में? यस अनाइसो मैम। के केस में क्या होता है कि एक ये स्ट्रक्चरली दोनों सेम है, बस डिफरेंस कहाँ आएगा जो आप खुद ही देख लोगे। एक मोटाइल एक नॉन मोटाइल। एक मोटाइल है, एक नॉन मोटाइल है यस ना। मैम।
अंतर यहाँ पे नहीं आता, अंतर यहाँ पे क्या आता है कि Size एक का साइज छोटा हो, छोटा होता है, एक का बड़ा होता है। मोटाइल नॉन मोटाइल ये दोनों ही मोटाइल होने चाहिए अगर हम मोटाइल की बात कर रहे हैं तो, लेकिन एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। अगर मैं इसकी बात करूं ये और ये, इस केस में देखोगे दोनों ही नॉन मोटाइल होने चाहिए लेकिन एक बड़ा है और एक छोटा, तो इसको क्या कहेंगे आप, एनाइसोगैमेट। एनाइसोगैमेट। समझ में आ गया, स्ट्रक्चरली सेम होने चाहिए बस साइज का अंतर आ जाए तो क्या कहलाएगा, एनाइसोगैमी। और ऊगैमी में क्या होता है कि जो फीमेल वाला कंटेंट होता है ना, मोस्टली फीमेल बड़ा होता है और जो मेल होता है वो छोटा होता है और मोटाइल होता है। और फीमेल नॉन मोटाइल। समझ में आया, यस मैम। एक मोटाइल दूसरा नॉन मोटाइल, एक बड़ा है दूसरा छोटा, तो ये क्या होगा, ऊगैमी। दोनों ही नॉन मोटाइल लेकिन साइज बड़ा छोटा हो रहा है तो एनाइसो, और दोनों ही सेम है तो आइसो। तीनों में कॉन्सेप्ट क्लियर है क्या, तीनों की आप समझ पा रहे हो कि तीनों में क्या डिफरेंस होता है, कहाँ डिफरेंस आता है, यस मैम। पीछे क्लियर है बेटा। आइसो का मतलब क्या होता है, एक जैसे दिखने चाहिए चाहे वो मोटाइल हो चाहे दोनों ही नॉन मोटाइल हो। एनाइसो का मतलब क्या होता है कि दोनों ही एक जैसे दिखने चाहिए लेकिन बड़े और छोटे का अंतर आना चाहिए। जो मेल होता है हमेशा छोटा रहता है, फीमेल जो होता है हमेशा बड़ा रहता है। ऊगैमी के अंदर मेल हमेशा कैसा रहता है, मोटाइल रहना चाहिए, छोटा होना चाहिए, है ना। और जो फीमेल होता है वो कैसा होता है, नॉन मोटाइल नॉन मोटाइल। होता है। समझ में आ गया, चलिए ये तो हमने याद कर लिया। यहाँ पे इसके एग्जांपल्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि किसमें होता है ये जो होता है, दैट इज इन स्पाइरोगायरा। इसके अंदर हम बात करते हैं ये यूगर, एंड देन इसके अलावा आपको जो थर्ड है इसमें फ्यूकस हो गया। ये तीनों एग्जांपल आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस बन जाते हैं कि आइसोगैमी इनमें से कौन सा वाला एल्गी शो करता है और अनाइसोगैमी कौन सा करता है, या फिर ऊगैमी कौन सा वाला करता है। और ये आप यहाँ से लर्न ना करके आगे हम इसको क्लासिफाई करेंगे ना तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब होता क्या है कॉन्सेप्ट में कि भाई जो एल्गीज होते हैं उनमें रिप्रोडक्शन की बात कर रहे थे हम, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि जो मेल वाला पार्ट है उसमें क्या बनेंगे, मेल गैमीट बनेंगे। फीमेल वाले पार्ट में क्या बनेंगे बेटा, फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा। दोनों का आपस में फ्यूजन होगा, पानी के अंदर ही है ये सारे, तो यानी पानी के अंदर रिलीज कर दिए जाएंगे। मेल वाले कैसे स्विम करते हुए आ जाएंगे फीमेल के पास में, देन वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपको पता है जाइगोट कैसा नेचर का होता है, क्या ये हैप्लॉइड होता है या डिप्लॉइड होता है, ये बताओ मुझे। डिप्लॉइड। और गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड। ये तो आपको पता है ना कि जब भी आप गैमीट बनाएंगे आपको बस ये ट्रिक कि आपके लिए ट्रायो टायरिडो सब में काम आएगी कि गैमीट आर ऑलवेज हैप्लॉइड हैप्लॉइड। एंड जाइगोट इज ऑलवेज। डिप्लॉइड। अब मैं जिससे कॉन्सेप्ट पूछूं वही आंसर देगा। चलो भाई पीछे से बॉयज में से आंसर आए बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड कंडीशन। हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है ये रट्टा मार रहे हो या कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। क्या हुआ बेटा, आवाज नहीं आ रही, लैग कर गई, ये कॉन्सेप्ट हिल गया। अरे बुक में नहीं मिलेगा बेटा, बुक में मत ढूंढ, वहां नहीं मिलने वाला, दिमाग का बॉक्स खोलो उसमें मिलेगा। क्या होता है हैप्लॉइड डिप्लॉइड, बहुत सुना है, सुनते आए हो ना, रिप्रोडक्शन पूरा पढ़ लेते हैं, मेल फीमेल, अरे भाई ये हैप्लॉइड है ये डिप्लॉइड है, फ्यूजन हो गया डिप्लॉइड हैप्लॉइड हो गया। एंड स्टेज। एंड स्टेज किसे कहते हैं, हिला पड़ा है कॉन्सेप्ट है। और डिप्लॉइड, टू एंड स्टेज। अच्छा, और ये एन स्टेज क्या है भाई, चलो गर्ल्स में से कौन बताएगा, रेज योर हैंड। चलो सिंगल आंसर दो बेटा, फर्टिलाइजेशन। सिंगल, फर्टिलाइजेशन। ओके चलो गर्ल्स में से आंसर दो बेटा। मैम एंड मतलब क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं, 23 क्रोमोसोम होते हैं गैमेट्स में, जब उनका फ्यूजन होता है तो वापस 46 क्रोमोसोम आ जाते हैं जाइगोट में। नहीं ये मतलब 23 नंबर फिक्स है क्या, मैम एल्गिस में भी 23 होगा क्या। हाफ हो जाते क्रोमोसोम के नंबर।
हाफ कैसे बोलेंगे इसको, मतलब हाफ से मतलब क्या? सिंपल टर्म्स में क्या बात करते हैं, देखो इधर, मैं तो कॉन्सेप्ट खुले होते हैं बिल्कुल ढंग से, पहले तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। रटंत विद्या फलंत न, है ना, रटने वाली विद्या कभी नहीं आएगी आप। हाँ, और 2n में माइटोसिस। हाँ बेटा। एन स्टेज में मियोसिस होती है और 2n मतलब डिप्लॉइड के अंदर माइटोसिस होती है, तो वो कांस्टेंट नंबर रहते हैं। एन स्टेज में कभी मियोसिस नहीं करवाना है बेटा, एन स्टेज में कभी मियोसिस नहीं कर सकते आप। क्यों मैम? एन में गैमेट कर दोगे तो n/4 हो जाएगा, गड़बड़ हो मैम जाएगी। गैमेट फॉर्मेशन के टाइम तो हम मियोसिस यूज करते हैं ना। हाँ गैमीट फॉर्मेशन के टाइम होता है, लेकिन एन स्टेज में मियोसिस नहीं कर सकते। हाँ, एन स्टेज में नहीं, गैमीट गैमेट फॉर्मेशन से पहले पहले स्टेज 2n थी ना, यानी मियोसिस किस स्टेज में हुई है, 2n। 2n में हो रही है। ठीक है, देखो यस इधर ये सेल है बेटा, ढंग से देखो इधर, फटाफट से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, फिर मैं आगे चलाऊ। ये सेल है, इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, सबको पता है बेटा। यस मैम। डबल मेम्ब्रेन वाला होता है, सबको पता है। यस मैम। इसके अंदर एक धागा होता है, क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियोलस। धागे को? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन या क्रोमोसोम? क्रोमेटिन। क्रोमोसोम किसे कहेंगे फिर? जब वो क्रोमेटिन कंडेंस हो जाएगा तब। बहुत बढ़िया, यानी अभी हमको ये बिखरा हुआ मिल रहा है ना बेटा, इसको अभी कह रहे हैं हम क्रोमेटिन थ्रेड है या क्रोमेटिन नेटवर्क है, समझना ढंग से, है ना। अभी ये क्या है, क्रोमेटिन थ्रेड। जैसे जैसे सेल डिवाइड करने जाएगी, तो ये जो धागा है ना, ये एक तरह से मान के चलो कि आपने पतंग उड़ाते हो ना, तो आपकी छत पे धागा फैला पड़ा हुआ है, दिखाई भी नहीं देता ढंग से। लेकिन अगर आपकी मम्मी ने देख लिया कि बेटा ये एक हाल कर रखा है तुमने, आगे खाना तभी मिलेगा जब इस धागे को समेट के रख के आओ, तरीके से लगा के आओ, तो आप इसको ऐसे लपेट दो, ऐसे हाथ पे जल्दी जल्दी, ऐसे होता है ना पतंग उड़ाते हो तो, यही काम करते हो। तो फटाफट से आपने इस धागे को कैसी शेप में अरेंज करना होता है, ऐसी शेप में फटाफट लपेटना है, ऐसी शेप आती है। यस पतंग मैम। उड़ाया है कि नहीं उड़ाया है? हाँ उड़ाया है। बॉयज, बहुत उड़ाया है। चलो, ये क्या करते हैं, इसको अरेंज कर रहे होते हैं, यानी वो जो इतनी लंबाई में फैला हुआ धागा था, अब उसकी लंबाई क्या हो गई है, कम हो गई है। उसकी थिकनेस क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है, यानी वो कंडेंस होता जा रहा है, उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है सब रिमूव हो गया। अब जो स्ट्रक्चर बन के आएगी वो क्या कहलाएगी बेटा, क्रोमोसोम। ये क्लियर है क्या? यस मैम। और हर सेल में क्या होता है, हर क्रोमोसोम का एक अपना पेयर होता है। जैसे आप अपने स्लीपर्स पहनते हैं, तो दोनों ही स्लीपर्स एक जैसे होने चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? यस मैम। यानी अगर मैं एक स्लीपर का एक डेस्क लगा दूं और आपसे कहूँ कि अपने अपने स्लीपर्स यहाँ उतारें, तो आप क्या करेंगे बेटा कि एक इसके जैसी ये भी सिमिलरिटी दिखाने वाली, इसके अलावा इसकी दूसरी वाली रखते हैं। तो क्या आपको इस डेस्क में हर स्लीपर का अपना एक पेयर दिखाई दे रहा है? यस मैम। ऐसे एक अपनी हाँ बेटा, इसका एक ये रहा, स्लीपर का दिख रहा है। ये रहा बेटा, रेड का रेड और ग्रीन का ग्रीन, यस मैम। दिख रहा है सबको। यानी क्या होता है, सिंपल टर्म्स में हम क्या कह सकते हैं कि सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का पेयर होता है, और जिन दो जो पेयर वाले क्रोमोसोम्स होते हैं उनको क्या कहते हैं आप, होमोलोगस क्रोमोसोम। ठीक, यस मैम। मियोसिस में कहते हैं ना होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास पास आते हैं देन पेयर करते हैं, तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स किसे कहते हैं कि सेल के अंदर क्रोमोसोम्स का पेयर होता है। तो अगर मैं कहूँ कि ये एक सेल है, तो क्या आपको इसमें सारे क्रोमोसोम्स के एक पेयर में दिखाई दे रहे हैं? यस मैम। पेयर्ड क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट हियर। कितने पेयर हैं बेटा यहाँ पे? 3 पेयर। 3 पेयर है यहाँ पे। तो ये स्टेज क्या कहलाएगी बेटा, 2n, या फिर क्या कह सकते हैं इसको आप, डिप्लॉइड। डिप्लॉइड स्टेज। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्रोमोसोम्स पेयर्ड होते हैं, नंबर कितने हैं डजेंट मैटर, कौन सी वाली सेल है डजेंट मैटर, कौन सा रिवीजन करेगी नहीं मतलब। कोई अगर आपसे पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉइड स्टेज, तो आप क्या कहेंगे, सेल की वो स्टेज जिसमें क्रोमोसोम्स पेयर्ड स्टेट में होते हैं उनको क्या कहते हैं आप, डिप्लॉइड है। समझ में आ गया? और अगर इनमें से एक एक कलर के हटा दिए जाए, तो अब ये सेल कैसी हो जाएगी बेटा, स्टेज हैप्लॉइड। समझ में आ गया? अब इसको क्या कहेंगे आप, हैप्लॉइड स्टेट आ गया, यानी अनपेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डिप्लॉइड, अब बताएंगे बॉयज आंसर।
मैम जिसमें बेटा क्रोमोसोम पैड होते हैं उसे अब आ गया ना आंसर, क्या होता है इसके अंदर, क्रोमोसोम पेयर्ड स्टेट में होते हैं, कहते हैं आप डिप्लॉइड है, और हैप्लॉइड किसे कहेंगे, क्रोमोसोम्स आर अनपेयर्ड। अनपेयर्ड। जाइगोट हमेशा कैसा होता है, डिप्लॉयड। डिप्लॉयड। डिप्लॉइड होगा, यानी जाइगोट 2n स्टेट में मिलने वाला होता है। और एल्गी के केस में अगर हम बात कर रहे होते हैं, तो जैसे ही इसके अंदर जाइगोट बनता है, तुरंत क्या हो जाता है बेटा, इसके अंदर मियोसिस हो जाता है जाइगोट बनते ही। यानी इसमें डिप्लॉइड स्टेट आई तो सही, लेकिन फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, फॉर थोड़े से टाइम के लिए। पेरेंट्स कैसे थे इनके, हैप्लॉइड, नहीं सॉरी, Haploid? नहीं, पेरेंट्स हैप्लॉइड थे बेटा, ये ध्यान रखना है आपको। एक टर्म और आपको मैं अच्छे से अभी बता देती हूँ कि अगर हम बात करते हैं बेटा एल्गी की, ठीक है, एल्गी की मेन प्लांट बॉडी कैसी होती है, इसकी जो मेन प्लांट बॉडी है वो कैसी होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गैमेटोफिटिक होती है, या ये गैमेटोफाइट होता है। इसका मतलब क्या है, गैमेटोफाइट, गैमीट, यानी आपको पता है ये गैमीटो है यानी गैमीट है, और फाइट का मतलब होता है बियरिंग। यानी इसकी मेन प्लांट बॉडी कैसे होगी बेटा, गैमीट बियरिंग, यानी इसमें सबसे पहले क्या बनेंगे, गैमीट्स। गैमीट बनेंगे। गैमीट बनने का मतलब होता है कि ये एन कंडीशन में है, इसलिए गैमीट भी कैसे बनेंगे, हमेशा एन कंडीशन। एन बनेंगे। तो यानी आपने ये एन प्लस एन होते ही क्या हो गया था, दोनों का फर्टिलाइजेशन हुआ और 2n कंडीशन आ गई। लेकिन हमको पता है कि मेन अगर ये जायगोट ऐसा कैसा उग गया तो 2n कंडीशन में उगेगा फिर थैलस, लेकिन हमारा मेन प्लांट कैसा होता है, एन होता है। इसलिए जायगोट में फटाफट से कौन सा डिवीजन करवाना पड़ जाएगा आपको, मियोसिस। कैसी कंडीशन हो जाएगी, एन कंडीशन। यानी जहां पे भी जायगोट गिरा होगा बना होगा वहीं से एक नया थैलस उग जाएगा और एक नया एल्गी फॉर्म कर जाएगा। आया समझ में, नहीं आया, यस मैम। कोई दिक्कत। नो मेन मैम। प्लांट बॉडी गैमेटोफाइट है यानी गैमीट बियर करेगी, बस आपको मेन प्लांट बॉडी कैसी है वो ध्यान रखना है आपको। चलो, आपको यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो बताना, और फिर मैं आगे आपको नेक्स्ट टाइम से अभी देखेंगे, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस वगैरह के बारे में भी पढ़ेंगे और एल्गी की क्लासेस ही पढ़ेंगे, फिर आपकी एल्गी वाला पार्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलो, अभी तक में कोई प्रॉब्लम, कोई भी इश्यू, नो मैम। स्माइल इज मिसिंग, नो मैम। नहीं मिसिंग, सबको आ रही है हंसी, बहुत हंसी आ रही है? चलो चलो बच्चा, समझ में आ रहा है, बढ़िया, मैम वीडियो लैग हो गया था अभी। समझ में अच्छा आ रहा है, यस मैम। कॉन्सेप्ट क्लियर करोगे, रट्टा मारोगे? कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हाँ, तो बस अच्छे से आपको रेगुलरली बैठना है अपनी क्लास के टाइम में, और अपना एक बार जो आपको पीछे का पढ़ा दिया है ना वही पढ़ के आना है। एक्स्ट्रा जमे पढ़ के आओ तो ठीक, नहीं पढ़ के आओ तो भी ठीक, लेकिन जैसे आज जितना पढ़ा दिया ना इतना ही आप एनसीईआरटी से एक बार पढ़ के आना। फिर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में अभी आपको ये इसके करेक्टर्स बताने हैं, रोडोफाइसी थियोफाइसी वगैरह, देन इसके बाद में इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होते ही आपकी ये वाला चैप्टर, ये एल्गी वाला पार्ट आपका खत्म हो जाएगा। देन हम पढ़ेंगे ब्रायोटायरिडो एंड ऑल। अभी इसमें बहुत सारा चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा हम नेक्स्ट टाइम से स्पीड में भी रखेंगे और कॉन्सेप्चुअल भी रखेंगे। अभी आपकी फर्स्ट क्लास है ना, तो थोड़ा सा आपको भी नया लग रहा होगा, है ना, पढ़ के आओगे? यस मैम। चलो ठीक है, यस अभी मैम। हो गया टाइम, ना अभी तो टाइम है, क्या हो गया, हो गया टाइम। हो गया, मतलब बहुत जल्दी बोर हो रहे हो। नो मैम, 4 मिनट बाकी है अभी तो। अभी 4 मिनट बाकी है, चलो बहुत अच्छा। अरे ये क्या क्या, फाइन, क्वेश्चंस पूछ लो आज तक का, कितना Yes, पढ़ा। चलो भाई, पीछे से बॉयज में से स्टार्ट हो जाओ। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन प्रपोज बाय, फटाफट, लास्ट के मिनट में मैं रिवीजन नहीं कराती बेटा, लास्ट के 5 मिनट में नहीं पढ़ाती, जो पढ़ा दिया वो रिवाइज कर लो और आपके दिमाग में सेट। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम प्रपोज बाय, गर्ल्स में से कोई क्या भी, मैम? एरिस्टोल। एरिस्टोल थियोफेरिस्टस। थियोफ्रेस्टस, और एक और है
एरिस्टोल, एरिस्टोल, एरिस्टोल के अलावा एक और है लीनियस, लीनियस, ओके फाइन। नेक्स्टली नेचुरल क्लासिफिकेशन की डीमेरिट क्या थी? नेचुरल क्लासिफिकेशन, बिगेस्ट क्लास, बोलो 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 बोलो, आंसर दो। फाइलोजेनी, फाइलोजेनी इंक्लूड नहीं किया गया था, वेरी नाइस। नेक्स्ट, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय आइक्लर, आइकनर एंड कंप्लीट फाइलोजेनेटिक वाज ऑसवाल्ड ओसवाल्ड टिप्पो, टिप्पो, ऑसवाल्ड टिप्पो। फाइन, यहाँ तक हो गया आपके लिए। चलो अब नेक्स्टली हमने क्या पढ़ा था इसके अलावा? व्हाट डू यू मीन बाय साइटोटैक्सोनॉमी? साइटोटैक्सोनॉमी, सेल के अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉज, सेल का अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू लॉज। साइटो साइटो किसको कौन सी वाली इंफॉर्मेशन यूज करनी है आपको? साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। चलो फाइन। नेक्स्ट वन, कीमोटैक्सोनॉमी। केमिकल का अरेंजमेंट Basis of अकॉर्डिंग chemical. टू डिफरेंट लॉज। अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर। Chemical. एंड व्हाट डू यू मीन बाय थैलोफाइटा? थैलोफाइटा एक्वेटिक होते हैं। थैलोफाइटा, थैलोफाइटा मीनिंग? थैलस, थैलस क्या होता है? जिसमें डिफरेंशिएट नहीं होता रूट और स्टेम का, लीव्स का रूट, स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएशन नहीं होता। नहीं होता। फाइन। नेक्स्टली मेनली हैबिटेट क्या होता है एल्गी? एक्वेटिक, एक्वेटिक एक्वेटिक, क्या फ्रेश वाटर होते हैं, मैराइन भी होते हैं, दोनों होते हैं? दोनों होते हैं। ओके। कॉलोनी बनाने वाले एल्गी का नाम? बॉल बॉक्स, फाइन। फिलामेंटस एल्गी का नाम? यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगायरा को स्पाइरोगायरा क्यों बोला? स्पाइरल शेप का क्लोरोप्लास्ट होता है इसलिए। ओके फाइन। अब नेक्स्टली आपके लिए पूछती हूँ मैं, डिप्लॉयड स्टेट से क्या मतलब है? डिप्लॉयड जिसमें क्रोमोसोम्स आर टू होमोलोगस में होते हैं इसलिए उसे डिप्लॉयड बोलते हैं। पेयर्ड होता है ना। चलो बढ़िया। एंड म्यूसिस क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है हाफ उसका। डिवाइड हो जाता है। मियोसिस। फाइन। तो अब आपने क्विकली रिवाइज कर लिया बढ़िया से, यस मैम। आंख के अंदर इमेज बन गई। अभी दो कॉन्सेप्ट और रह गए, आइसोगेमी और एनाइसोगेमी में डिफरेंस। यस मैम, आइसोगेमी में इक्वल होता है शेप और साइज, या तो दोनों मोटाइल होंगे या दोनों नॉन मोटाइल होंगे, और एक एनाइसोगेमिस में एक बड़ा होगा एक छोटा होता है। बहुत बढ़िया। और ऊगेमी में? वो मेल गैमेट फीमेल बड़ा होता है, मेल छोटा होगा, पर वो मोटा और ही मोटाइल होगा। होता है। फीमेल गैमेट स्टैटिक होता है। वेरी गुड। चलो बहुत बढ़िया। अभी आपका रिवीजन यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एल्गीज की क्लासेस एंड उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। ठीक है ना? यस मैम। हंसते मुस्कुराते पढ़ते रहना है और हंसते मुस्कुराते ही अपने को एग्जाम देकर आना है। ओके, बाय बाय। बाय मैम।